कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि भगवान शिव की कृपा से तेजस्वी को अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है और तेजस्वी जमुना से विदा लेकर फिर से नागलोक बस आती है। तेजस्वी की मुलाकात एक नौजवान अक्षत से होती है। उधर नागलोक और नागमणि को बचाने के लिए नाग पुरोहित तेजस्वी से विवाह करने को कहते हैं और तेजस्वी सोच में पड़ जाती है। अब आगे आप क्या सोच रही हैं नाग कन्या तेजस्वी? यही सोच रही हूँ तापसी कि नाग पुरोहित जी ने विवाह करने को तो कह दिया, लेकिन किससे विवाह करूं? कौन है जो मेरा जीवन भर साथ देगा? कौन है वो जो मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए आने वाली मुसीबतों से लोहा लेगा? कौन है वो जो सदा सदा के लिए मेरे माता पिता के बसाए इस संसार के लिए अपना सर्वस्व देगा? आप व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रही हैं नाग कुमारी। नाग पुरोहित जी ने कहा ना कि स्वयं भोले शंकर ने आपके लिए वर चुना है। वो वीर होगा, सामर्थ्यवान होगा और सबसे बड़ी बात, वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाला होगा। अच्छा वो सब छोड़िए, अब आपके सोने का समय हो गया है। मैं प्रकाश बंद कर रही हूँ और आप चैन की नींद सो जाइए। और हाँ, यदि स्वप्न में नागलोक के राजा के दर्शन हो जाए तो हमें भी बताइएगा। हटो, जाओ यहाँ से। कई दिन बाद आपको ऐसे हंसते देखकर अच्छा लगा नाग कुमारी। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ भी यहाँ से। कौन होगा तेजस्वी के सपनों का राजकुमार? कौन होगा जो नागलोक का राजा बनेगा, जो तेजस्वी के पिता महाराज सुकेतु जैसे बलशाली की जगह लेगा? इसी सोच में तेजस्वी की आंख लग गई। कुछ ही देर में तेजस्वी गहरी नींद में चली गई। अब तेजस्वी की आंखों में एक हसीन सपना तैरने लगा। तेजस्वी दुल्हन के लिबास में स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। लेकिन ये क्या, दूल्हे के लिबास में अक्षत? अक्षत को दूल्हे के रूप में देखकर तेजस्वी की आंखें अचानक ही खुल गई। तेजस्वी जोर जोर से हाँफने लगी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? अक्षत तो एक साधारण इंसान है, वो कैसे नागलोक के राजा बन सकते हैं? वो तो हम में से किसी भी नाग का विष तक नहीं झेल पाएंगे, तो फिर वो कैसे हमारे नागलोक की रक्षा करेंगे? अभी तेजस्वी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी नागलोक के द्वार पर मौजूद द्वारपालों ने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। ये खतरे का संकेत था। तेजस्वी फौरन द्वार पर पहुंची, जहाँ पहले से नाग सेनापति सचान और बाकी लोग मौजूद थे। क्या हुआ सेनापति, ये कैसा संकेत है? नाग कुमारी की जय हो। कुमारी, हमारे गुप्तचरों ने संकेत दिया है। कुछ इंसान हाथों में मशाल लिए हमारे किले की तरफ बढ़ रहे हैं। किले की तरफ बढ़ रहे हैं? पर उन्हें इस किले का पता मिला कैसे? ये तो सिर्फ काली ही जानता था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, नाग पुरोहित जी आप एक काम कीजिए, सारे लोगों से कहिए कि वो सारी मशालें बुझा दे और किले में अंधेरा कर दे। और सेनापति सचान, आप मेरे साथ चलिए। बेटी जरा संभाल कर जाना। तेजस्वी सचान को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। दोनों नाग रूप में थे। तभी उन्होंने देखा कि 4 युवक हाथों में मशाल लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। उनमें से एक अक्षत था। अक्षत को देखकर तेजस्वी हैरान रह गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात अक्षत से इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी तेजस्वी के कहने पर सचान और तेजस्वी ने फन फैलाकर युवकों को चुनौती दी। 2 विशाल नागों को देखकर सारे युवक डर गए। वो थर-थर कांपने लगे। तभी अक्षत बोला, डरो मत, ये नाग हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि हम इनके बिल की तरफ बढ़ रहे हों। सभी लोग धीरे धीरे पीछे हटो, इनसे टकराने की जरूरत नहीं है। अक्षत और उसके साथी वहाँ से चले गए। तेजस्वी और सचान अक्षत की बुद्धिमानी और निडरता को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों इंसान के रूप में प्रकट हुए। ये तो वही युवा था ना राजकुमारी? हाँ सचान, इनका नाम अक्षत है। ओह अक्षत। कुमारी कुछ भी कहिए, ये नौजवान बड़ा निडर और बुद्धिमान है। सचान के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर तेजस्वी को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। पर तभी अक्षत वापस लौटा और इस बार तेजस्वी और सचान के पास नाग रूप में आने का वक्त नहीं था। अरे आप? हाँ मैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बताया था ना आपको कि मैं तो यहाँ पर कैंपिंग और ट्रैकिंग पर आया था और नाइट सफारी के चक्कर में 2 नागों के दर्शन हुए मुझे। बिल्कुल यही। आप कौन जनाब? ये मेरे भाई हैं। वो हम लोग सपेरे हैं ना, और वो हमारे ही नाग हैं। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। ओह अच्छा, तो इसीलिए उस दिन आप अपने नाग के साथ थी और मैंने उस बेचारे को पत्थर मार दिया था। उसे चोट तो नहीं आई थी ना? उन नाग भाई साहब को मेरी तरफ से सॉरी बोलिएगा। सचान अक्षत को गुस्से से घूर रहा था और तेजस्वी जोर जोर से हंस रही थी। अक्षत ने तेजस्वी की तरफ हाथ बढ़ाकर बाय बोला तो तेजस्वी ने भी अक्षत से हाथ मिलाकर बाय बोला। लेकिन अक्षत से हाथ मिलाते ही तेजस्वी कुछ असहज सी हो गई। कुछ देर बाद सचान और तेजस्वी अपने किले में वापस आ गए और अक्षत अपने कैंप में वापस चला गया। फिर तेजस्वी के आते ही, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना?
जी पुरोहित जी, वो हमेशा की तरह कुछ इंसान थे जो ट्रैकिंग के चक्कर में इधर की तरफ गलती से आ रहे थे। हमने उन्हें डराकर भगा दिया। भगा दिया? क्षमा कीजिए कुमारी, वो जिस युवक से आपने हाथ मिलाया था वो तो जरा भी नहीं डरा था हमसे। क्या हाथ मिलाया था? नाग कुमारी को स्पर्श करने की जुर्रत कैसे की उस इंसान ने? पुरोहित जी, आप क्रोधित न होइए। मैं इंसानों के बीच रही हूँ, वहाँ स्नेह या आभार जताने के लिए वो लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, जान बच गई उस इंसानी बच्चे की। तेजस्वी घबराई सी अपने कक्ष में आ गई। वो बिस्तर पर लेट गई और गहरी सोच में डूब गई। तभी अब क्या हो गया कुमारी? तापसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अरे अरे नाग कन्या, बताइए तो सही हुआ क्या? तापसी, आज जब हम लोग जंगल गए थे तो मुझे वो फिर मिले थे। ओ वो, यानी वो मिल गए। मैं मारूंगी तुझे, पहले पूरी बात सुन। उनका नाम अक्षत है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गलती से नागलोक की तरफ बढ़ रहे थे, पर हमने उन्हें डरा दिया। तो वो डर कर भाग गए? नहीं, उनके दोस्त डर गए थे, जबकि उन्होंने बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी का परिचय दिया। और पता है, जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो उस एक पल में मुझे पूरा नागलोक, माँ बाबा, नागलोक पर हुआ हमला, काली, जमुना दादी और बंजारों की बस्ती की तबाही नजर आई। तापसी, हैं? इतना सब एक क्षण में? कुमारी, मानिए न मानिए, आपको उस युवक से प्रेम हो गया है। नहीं तापसी, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस एक इंसान है। वो वीर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, पर वो कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। और नागलोक कैसे एक इंसान को अपने राजा के रूप में स्वीकार करेगा? पता है, पुरोहित जी ने तो सिर्फ हाथ मिलाने की बात पर उनके प्राण लेने का मन बना लिया था। तेजस्वी की बात सुनकर अब तो तापसी भी परेशान हो गई थी। आखिर प्रकृति तेजस्वी के साथ ये कैसा खेल खेल रही थी? अगले दिन नाग पुरोहित अपने औषधालय के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल की तरफ गए। वो इंसान रूप में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चोटी पर उगी सबसे कोमल पत्तियों को इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो नीचे जमीन पर आ गिरे। उनकी चीख सुनकर पास ही में नदी में मछली पकड़ने बैठा अक्षत भाग कर आया। अरे बाबा, आप ठीक तो हो ना? अब लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। ओह शिट, आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। अक्षत ने पुरोहित को एक बड़े पत्थर के सहारे बिठाया और भागकर अपने कैंप से फर्स्ट एड का सामान लेकर आया। बाबा, थोड़ा सा दर्द होगा, मैं ये एंटीसेप्टिक लगा रहा हूँ, पर आपको आराम मिलेगा। ये कहते हुए अक्षत ने पुरोहित के पैर में एक स्प्रे किया, घाव को साफ किया और फिर उनके पैर पर पट्टी कर उसे एक लकड़ी के सहारे बांध दिया। बाबा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाबा, बाबा, अरे ये तो बेहोश हो गए। अब मैं क्या करूं? इन्हें कहां लेकर जाऊं? अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है और इनके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। तभी अक्षत को तेजस्वी और सचान की बात याद आई। उसे लगा कि हो न हो ये बाबा भी उन्हीं सपेरों की बस्ती से होंगे। उसने बाबा को अपने कंधे पर लिटाया और उसी तरफ चल पड़ा जहाँ वो उस रात मशाल लेकर गया था। काफी देर तक पुरोहित को अपने कंधे पर ढोकर अक्षत को सामने एक किला नजर आया। इतना बड़ा किला, और वो भी इतने घने जंगल में? हो ना हो बाबा इसी में रहते होंगे। द्वारपाल अक्षत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वो उस पर वार नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके कंधे पर पुरोहित जी थे। अब अक्षत किले की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और बेबस द्वारपालों के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। नागलोक के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई साधारण इंसान नागलोक में प्रवेश करने जा रहा था। क्या अक्षत को नागलोक की सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या अक्षत को तेजस्वी का सच पता चल जाएगा? क्या अक्षत नागलोक से जिंदा वापस जा पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।